जय हिंद। आज की वीडियो सेशन में हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 3 ठो वीडियो बनाया है, जिसमें एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक के बारे में बात किया है। फिर उसके बाद वाले वीडियो में 16 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात किया है। फिर 30 से लेकर के 30 को छोड़ दिया जाए तो 31 से लेकर के फिर 50 तक फिर कहते थर्ड वीडियो में बात किया है। ये फोर्थ वीडियो है। इसमें हम कोशिश करेंगे 51 से लेकर के 100 तक पूरे क्वेश्चन को सुलझा दे, ठीक है ना। कोशिश रहेगा कि इसमें 51 से लेकर के पूरे 100 माने 100 क्वेश्चन तक कहने का तो डील कर ले, यानी 50 क्वेश्चन इस वीडियो में होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग निर्गत कोण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, है ना। इसका फोटो बना कर देख लीजिएगा प्रिज्म पे कि कैसे बनता है। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, सी, यानी निर्गत कोण होगा ऑप्शन नंबर सी। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। तो आइए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अच्छा, लेंस बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये बताया है ना। तो लेंस बनाने में किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो देखिए पहले लिखा है जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी। मिट्टी का इस्तेमाल जो है लेंस बनाने में नहीं किया जाता, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, 53 नंबर है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, दर्पण में बोला है किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग हमेशा याद रखें कि अवतल दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी नंबर, अवतल दर्पण, है ना। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। बी कहने का तो करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। अच्छा, 2D क्षमता दिया हुआ है तो इसको फिक्स करते हैं और देखिए क्या है। 2D बोला है, यानी P बराबर कहने का तो क्या दिया है, 2D दिया हुआ है, ठीक है। तो P बराबर 2D है तो हम लोग क्या जानते हैं, P बराबर तो फार्मूला भी जानते हैं 1/f होता है, जहाँ f बोले थे हमेशा मीटर में होगा, है ना। तो P बराबर यहाँ 2D दिया है, तो यहाँ पे यदि हम 2D यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे यदि हम 2D लिख देते हैं, यानी 2 सीधे लिख दूँ, पावर कहने का तो 2 डाइऑप्टर रहता 1/f। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2f बराबर क्या हो जाएगा, सीधा 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तब आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब f का वैल्यू जो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। तो हमने कहा कि f इसमें फोकस क्या बोलते हैं, पावर निकालने के लिए हमेशा f जो होता है मीटर में लेते हैं। तो ये मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, कितना बार में, 50 बार में, यानी कहने का तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, ये कहने का तो इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो आइए इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन है, 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी में है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आइए ठीक उसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 55 यानी 55। कहता है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बारे में बोला है। कहता है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। अच्छा, वक्रता त्रिज्या के बारे में बात किया है तो देखिए वक्रता त्रिज्या कहने तो क्या होता है, ए बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या, ए बराबर r/2 होता है ना। जैसे हम लोग मिरर बनाते हैं तो जैसे देखिए एक मिरर का फोटो बना लूँ तो इस तरीके का, ये अवतल दर्पण का है ना, ये अवतल दर्पण है, बीच में क्या होता है, पोल होता है ना। ठीक इस तरीके से इसको खींचे तो यहाँ पे मान लेते क्या सेंटर होगा, तो यहाँ पे फोकस होता है, तो ये नहीं होता, ये पूरा दूरी r कहलाता है, ये पूरा दूरी क्या कहलाता है, r कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस कहलाता है पूरा, है ना। तो ये बराबर r/2 होता है। तो r/2 तो f की जगह पर क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या ही दिया हुआ है, तो त्रिज्या के जगह पर डाल देते हैं 50 50/2 कर दूँ तो काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर ये 25 है, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए 25 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में 25 सेंटीमीटर ऑप्शन है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह कहने के कितना होगा, 25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर सी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। अच्छा, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। ये तो कहने का मतलब क्या लिखा है, अजी फिर से पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। अच्छा देखिए हम लोग केस पढ़े थे तो 4 ठो केस होता है ना। अवतल दर्पण हो या अवतल दर्पण, हम लोग क्या जानते हैं कि 4 केस पढ़े थे कि मतलब इमेज बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकता है ना। तो देखिए इसको पोल बोलते हैं, जिसको हिंदी में ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है, फोकस बीच में होगा, है ना, यहाँ पे फोकस होगा, और यहाँ पे कहने का तो क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, है ना, जिसको सी बोलते हैं। तब पहला केस है कि यदि इसमें कहने का मतलब अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो सी से एफ से, पी से सी और एफ के बीच से नहीं,
इसमें कहने का मतलब 4 ठो ये क्वेश्चन कहने का मतलब स्पष्ट नहीं है, हम देखिए स्पष्ट करना चाहते हैं। देखिए कहा क्या रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो है मतलब किरण का प्रॉपर्टीज है कि अवतल दर्पण से गुजरेगा तो क्या क्या हो सकता है। तो देखिए अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ कहाँ से गुजरेगा, तो पहले जैसे आएगा वो देखेंगे आएगा, फिर कहाँ से गुजरेगा, मतलब आपतित कैसे होगा, परावर्तित कैसे होगा, उसको समझते। देखिए ये पहला कंडीशन है ना, पहला कंडीशन है कि यदि रे ऑफ लाइट यानी कहते हैं प्रकाश का किरण, यदि प्रकाश का किरण, ये कहने का तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष, है ना, ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। ये पूरा लंबाई जो कहते हैं आगे तक ले लो इसको, तो इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, है ना। यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस होकर गुजरती है, मीन्स यहाँ पे फोकस होगा, है ना, यानी फोकस होकर गुजरती है ना। बोलेंगे हम लोग क्या, पहला केस है कि यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद यानी परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, तो फोकस होकर जाती है, ये पहला केस है। दूसरा केस की बात करूँ कि यदि अवतल दर्पण हमने फिर बना दिया, है ना, ये अवतल दर्पण है, थोड़ा अच्छा हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है ना, आप कॉपी में बनाइए तो अच्छा से बनाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है, फिर हमने कहने तो ये प्रधान अक्ष ले लिया, यहाँ पे कहते हैं फोकस हो जाएगा, यहाँ पे फिर कहने का मतलब वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये कहने तो प्रधान अक्ष यानी मुख्य अक्ष हो गया। फिर क्या है कि यदि हमने कहा कि पहला केस में यदि रे ऑफ लाइट प्रधान अक्ष के समानांतर आए थे, देखिए समानांतर आ रही है, इसके ये है प्रकाश की किरण है, ये है कहते प्रधान अक्ष, इसके समानांतर आया, अब समानांतर आने के बाद क्या है, फोकस होकर गुजर जाएगी, है ना। पहला केस हमने पढ़ा कि यदि प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है, पहला बात। दूसरा बात है कि यदि रे ऑफ लाइट कहने का तो फोकस से होकर के, यदि रे ऑफ लाइट फोकस से होकर के दर्पण पर पड़ता है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर आता है, यदि रे ऑफ लाइट दर्पण के फोकस से होकर आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाता है ना, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। पहला केस यही कहा है कि यदि प्रकाश की किरण क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर आता है तो परावर्तन के बाद फोकस होकर जाता है। दूसरा बोला है कि प्रकाश की किरण यदि फोकस से होकर के दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। ये दो केस हुआ, है ना। ठीक उसी प्रकार दो केस और है, उसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं आपको पहला दूसरा केस समझ में आया होगा, है ना। अब इसके बाद देखिए तीसरा केस क्या कर रहा है उसको देखिए, है ना। तीसरा केस क्या है उसको देखिए क्या है। तीसरा केस है ये कहने का तो फिर हमने मिरर बना दिया, ठीक है ना। अब ये मिरर बना दिए, बीच में कहने का मतलब यहाँ पे पोल दर्शा दिए, फिर ये कहने का मतलब ये लाइन खींच दिए, ये बीच में यहाँ पे कहने तो फोकस हो जाएगा और यहाँ पर कहने का केंद्र हो गया, फिर इधर ये प्रधान अक्ष है। अब देखिए पूरा प्रधान अक्ष कहलाएगा, ये पूरा दूरी प्रधान अक्ष कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार देखिए पहला केस हमने पढ़ा कि यदि प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आएंगी तो दर्पण पे से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर के। दूसरा केस हम पढ़ रहे हैं क्या कि यदि प्रकाश की किरण क्या है, दूसरा पढ़ा है कि फोकस होकर के यदि दर्पण पे पड़ेगी तो परावर्तन के बाद क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। और फिर देखिए यदि प्रकाश की किरण, यहाँ देखिए इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना, इसको फिर और बड़ा कर दीजिए इस तरीके से। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र से होकर आती है, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो क्या होता है, उसी पाथ पे परावर्तन के बाद लौट जाती है ना। यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र ये है, इससे होकर आती है तो परावर्तन के बाद इसी पे पुनः लौट जाती है ना। मतलब जिस पे होकर आती है उसी पे क्या होता है, लौट जाता है। तीसरा केस था। चौथा केस क्या है, कहता है कि यदि दर्पण पे, यदि अवतल दर्पण पे प्रकाश की किरण, ये पोल हो गया, पोल पे जितने डिग्री के साथ यहाँ आपतित होती है उतने ही डिग्री के साथ क्या होता है, परावर्तित हो जाती है। यानी कहने को तो यहाँ पे जितना एंगल बनेगा आने में उतना ही एंगल जाने में, मतलब आई यहाँ आर के बराबर होगा। यानी जितना इंसिडेंट में, जितना एंगल से पोल पे प्रकाश की किरण पड़ेगी उतना ही एंगल से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी परावर्तित हो जाएगा। ये कहने का तो चारों कंडीशन था। अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में समझिए क्या कहता है। कहता है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से, है ना, गुजरेगी। तो ये तो कहने का तो मुश्किल है, इसमें क्या आप लगाइएगा बताइए। हमको तो ये भी पता है कि सेंटर से होकर आएगी तो सेंटर से गुजर जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस से गुजर जाएगी, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब ये जो है क्वेश्चन का ऑप्शन सटीक नहीं होना। ये इसमें यदि पूछा होता कि प्रकाश की किरणें यदि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, तो हम लोग आंसर लगाते बी, ठीक है ना। यदि कहता कि वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, तो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, ठीक है ना। पोल पे जितना एंगल से कहने तो पड़ता है उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में कन्फ्यूजन है ना, इस क्वेश्चन के बारे में स्पष्ट इसमें नहीं लिखा है ना। तो हमने क्या किया कि आपको चार जो कंडीशन हो चारों कंडीशन आपको बता दिया है। अब जिस तरीके से दिया रहेगा बना लेंगे, ठीक है ना। यदि कहें तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, यदि इसमें ये बात लिखता है कि अवतल दर्पण में यदि प्रकाश की किरण, है ना, अवतल दर्पण में यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आए तो परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरेगी, तो बोल सकते हैं कि फोकस
समानांतर यदि आती है प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद फोकस होके गुजरेगी, ये बात हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें कहने का तो स्पष्ट नहीं हुआ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। ये 57 नंबर 56 नंबर था, अब 57 नंबर को देखिए। कहता है क्या, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या रिलेशन होगा। कहता है कि फोकस दूरी को किससे डिनोट करते थे, फोकस दूरी को हम लोग f से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं, फोकस हो गया r से रेडियस को डिनोट करते हैं, माने वक्रता त्रिज्या को, है ना। यानी कहने को तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो ये बराबर हम लोग क्या जानते हैं, r/2 जानते हैं, है ना। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ये बराबर r/2 दिया हुआ है। हाँ, इसके अलावा कहने का तो क्या हो सकता है, ये बराबर r/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या लिख दूँ, 2f बराबर r भी। तो देखिए दोनों में से कौन ऑप्शन है इसमें, है ना। ये बराबर r/2 दिया हुआ है, ये बराबर 2r कुछ होता है क्या, नहीं होता है, r बराबर 2f होता है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। तो कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर बात करते हैं। 59 कहता है किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। अच्छा, दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण होगा, है ना। समान आकृति, कहता है क्या, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो ऐसा बस केवल समतल दर्पण में ही संभव है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, है ना। यानी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 60 में कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कदी का बना होता है, तो उत्तल लेंस का बना होता है। उत्तल लेंस है ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्या है, 61 कहता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयुक्त होता है, बोले थे साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका, गाड़ी के साइड मिरर देखने के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें उत्तल दर्पण कहने का मतलब ऑप्शन होना चाहिए, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका, साइड मिरर बोले तो पीछे देखने के आने के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ये बी नंबर करेक्ट होगा। आइए इसके बाद बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन के बारे में। कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से संभव है, नहीं पढ़े हम लोग। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है, सफ़ेद प्रकाश को, तब प्रकाश विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाती है ना। इस प्रक्रिया को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण कह रहा है क्या, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से होता है, तो ये कहते हैं प्रिज्म से होकर के संभव है। प्रिज्म कहने का मतलब एक प्रिज्म जो है ग्लास का बना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये सी कहने का मतलब ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, है ना। प्रिज्म से होकर के गुजरा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन इसका इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आइए 63 नंबर क्या कहता है, कहता है क्या, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अच्छा, किस दर्पण में वस्तु से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त है। देखिए 12 प्राप्त करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, अब वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो देखिए इसमें उत्तल दर्पण ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। आइए 64 नंबर के बारे में बात करते हैं। हाँ, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कहता है क्या, तो मुड़ जाती है। अच्छा एक बात समझिए, मुड़ जाती है तो यहाँ समझिए, प्रकाश के अपवर्तन में आप पढ़े होइएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ में बदलाव करती है, और बदलाव करने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन में होता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल से सघन में जाती है। और विरल और सघन क्या है, तो जिसमें प्रकाश का स्पीड जो है वह जितना ज़्यादा होगा वह उतना विरल होगा, है ना। और जिसमें प्रकाश का स्पीड जितना कम होगा वह उतना सघन होगा, है ना। सघन बोलने का मतलब होता है डेंसर, और विरल बोलने का मतलब होता है रेयर, है ना। तो आगे बात करते हैं देखिए, तो प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, और प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसमें क्या बोला कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच, तो देखिए हवा और कांच की बात किया जाए तो हवा और कांच, तो प्रकाश की जो चाल होगी वह हवा में ज़्यादा होगा और कांच में कम होगा। तो हवा क्या है, विरल माध्यम है, कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो कांच जब सघन माध्यम है, तो हमने अभी पढ़ा क्या कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है ना। अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। तो इसमें देखिए क्या है, हवा बोला हवा से कांच में, तो इसमें क्या होना चाहिए, अभिलंब के समानांतर, नहीं या अभिलंब से दूर, ये तो होगा नहीं। जब सघन से विरल में जाएगा तब ये ऑप्शन सही होता है। अभी बोला है क्या, हवा से कांच में, यानी
क्या है कि विरल से कहने का तो सघन माध्यम में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट झुक जाती है, यानी ऑप्शन नंबर कहने का मतलब क्या होना चाहिए, बी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 64 का। आइए 65 नंबर को देखिए, कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, तो दर्पण का लेंस का संभवतः क्या होगा, दर्पण या लेंस क्या संभवतः होगा। तो देखिए माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है या तो वो कहने का मतलब क्या होगा उत्तल, सॉरी माइनस दर्शाता है या तो वह अवतल दर्पण होगा या अवतल लेंस होगा, माइनस ही नहीं दर्शाता है हो, तो माइनस के बारे में बात किया, दोनों अवतल होंगे। इसके बाद बोला है क्या, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, नहीं ऐसा नहीं, दोनों उत्तल ऐसा नहीं। फिर इसके बाद कहता है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, नहीं ऐसा संभव नहीं है। इसका आंसर कहने का तो क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर बोला हमने क्या बताया कि माइनस किस में होता है फोकस, तो माइनस फोकस होता है बस केवल अवतल लेंस और अवतल दर्पण, तो अवतल अवतल कहने का तो दोनों अवतल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना, दोनों अवतल होगा, लेंस भी और दर्पण भी दोनों अवतल होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, दोनों अवतल। 66 नंबर क्या कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होता है, देखिए कितनी बार आ गया क्वेश्चन, लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना, 2 मुख्य फोकस होता है। आइए कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। अच्छा, समतल दर्पण के आवर्धन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वही इमेज का साइज होता है, यानी कहने का तो क्या है, वस्तु का जो कंठ आकार होता है वह प्रतिबिंब का भी आकार वही होता है, तो इसका जो आवर्धन होना चाहिए 1+ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना, यानी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होगा 1+ यानी +1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। आइए 68 नंबर क्वेश्चन के देखिए, 68 कहता है क्या, निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। फिर देखिए ऐसा क्वेश्चन आया भी था, फिर से देखिए तब क्या है, उसमें क्या इससे पहले वाला जो ऑप्शन था उसमें कह रहा था कि लेंस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, नहीं किया जाता है ना, लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो देखिए हवा था, पानी था, कांच था, उसमें भी था, उसमें एगो नया ऑप्शन था मिट्टी, है ना, तो मिट्टी नहीं था, है ना, मिट्टी का तो ऑप्शन करेक्ट उसका आंसर हो जाता है कि किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो मिट्टी का नहीं किया जाता है। और इसमें कहते कुछ देखिए हवा, पानी, कांच इसमें भी है, बस एगो बीच में आ गया सी नंबर, इसको बोलते हैं पारा, तो पारा का इस्तेमाल क्या बोलते हैं लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, तो ये पारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। यह पारा कहने का तो क्या है, तो पारा एक ऐसा मेटल है यानी धातु है जो कमरे के तापमान पे क्या होता है, कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहता है, और पारा का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है 80 होता है ना, याद रखिएगा। और इसका जो सिंबल होता है वो पारा का Mg होता है ना, मरकरी इसको बोला जाता है, सॉरी Mg बोला गया। पारा का जो कहने का मतलब एटॉमिक नंबर होता है वह 80 होता है, और पारा का सिंबल क्या होता है तो Hg होता है, ठीक है ना। और ये कहने का मतलब ऐसा होता है जो कमरे के ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पे क्या होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे देखिए 68 के बाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था उसका, हाँ ये क्या था क्वेश्चन, हाँ इसका ऑप्शन नंबर सी पारा का करेक्ट होगा। आइए 69 क्या कहता है, कहता है प्रकाश का वेग नवीनतम होता है। अच्छा, प्रकाश का वेग सबसे कम किस में, नवीनतम इस ऑप्शन में चेक करना है किस में होता है, तो निर्वात में ज़्यादा होता है, जल में, वायु में, कांच में, किस में कह रहा है क्या कि प्रकाश का जो वेग होता है वो कहते हैं न्यूनतम होता है, तो सबसे कम कांच में होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, है ना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना, कांच में प्रकाश का क्या होता है चाल न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे, प्रकाश के अपवर्तनांक के बारे में कहा जाता है कि प्रकाश का शून्य में चाल और किसी माध्यम में चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसमें क्या बोला है हमको से समझिए, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। अच्छा, सबसे कम कहता है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो अपवर्तनांक के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हवा के साथ कहने का मतलब किसी का लेते हैं, तो जिसमें जितना कहने से प्रकाश का चाल नीचे वाला वैल्यू की बात है, तो नीचे वाला वैल्यू जो है जितना कहने का मतलब ज़्यादा होगा अपवर्तनांक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो प्रकाश का चाल जिसमें जितना ज़्यादा है अपवर्तनांक उतना कम होगा। तो देखिए इसमें प्रकाश का चाल किस में ज़्यादा होगा, है ना। तो बात करते पानी है, तारपीन है, केरोसिन है, तो कहता निम्न किसका सबसे कम होगा, तो इसमें बात करते तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पानी में प्रकाश का चाल क्या होता है इस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अपवर्तनांक क्या होगा कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 70 का। आइए 70 के बाद 100 आ गया, 71 आना चाहिए। तो देखिए 71 है कि नहीं आगे, हाँ 71 है, ये धोखा से कहने का तो ये चला आया। आइए 100 नंबर का बात करिए लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अच्छा देखिए अधिक का बात हमने क्या कहा, जिसमें प्रकाश का चाल जो होगा जितना ज़्यादा होगा अपवर्तनांक उतना कम होगा। प्रकाश का चाल जिस माध्यम में जितना कम होगा अपवर्तनांक उतना ज़्यादा होगा। तो देखिए इसमें प्रकाश का चाल किस में कम है,
तो क्या दिया है, हीरा दिया हुआ। हीरा में प्रकाश का चाल तो सबसे बहुत कम होता है, तो सबसे कम हीरा में प्रकाश का चाल होता है, इसलिए अपवर्तनांक भी क्या होगा, या अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। हीरा में प्रकाश का चाल सबसे कम, ज़्यादा बहुत कम होता है, यानी सबसे कम होता है, इसीलिए अपवर्तनांक सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आइए 71 कहता है क्या, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। अच्छा, अवतल लेंस की फोकस दूरी ये ना दिया है, हो बिल्कुल बिल्कुल फोकस दूरी दिया है, यानी ये बराबर दिया हुआ है -2 मीटर। तो हम लोग जानते हैं P बराबर होता है 1/f, तो इसको पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/f, तो यहाँ -2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2, और इसको भाग देंगे तो कितना होगा 0.5 आएगा नेगेटिव में। तो 0.5 नेगेटिव में देखिए कौन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10 के पावर, देखिए 10% दे दिया है ना, ये 2 × 10 के पावर 8 होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए ये प्रकाश की चाल कहता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अंदर 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है ना, वो परसेंटेज लिखा गया धोखा से। चलिए आगे देखिए, 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और बोलता है क्या है, तो माध्यम का अपवर्तनांक है। तो देखिए कहता है किसी माध्यम का प्रकाश का चाल देता है, हमको पता है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक को एन से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की शून्य में चाल और किसी माध्यम में चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। तो प्रकाश की शून्य में चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है क्या। अच्छा ये देखिए, नीचे कहने का तो कितना होता है, किसी माध्यम का दे दिया है तो 2 × 10 के पावर 8 हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये से पूरा कैंसिल हो जाएगा, और बच कितना गया 3/2, इसको काट देंगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा, डेढ़ हो जाएगा 3/2। तो 1.5 कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में होगा, है ना। इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह 1.5 होगा, माध्यम का अपवर्तनांक। आइए नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं क्या है। 73 नंबर कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये भी कहने को देख लीजिए, वक्रता त्रिज्या का इतना, इस तरीके का अनेकों क्वेश्चन आ रहा है ना। वक्रता त्रिज्या बहुत इंपॉर्टेंट भी है, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या दिया है, यानी आर बराबर दे दिया है कितना 32, है ना, 32 दिया। तो हमको पता है ए बराबर क्या होता है, R/2 होता है, ए बराबर R/2 होता है। तो डाल देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 32 है बटा हो जाएगा 2, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 16, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन 16 देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है ना, यानी ये करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग फिर बात करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, है ना। तो 0.5 मीटर क्या दिया हुआ है, 0.5 क्या है मीटर दिया है फोकस, यानी ये बराबर दे दिया है कितना 0.5 मीटर। तो P बराबर कितना होता है फिर 1/f होता है, P बराबर 1/f, है ना। जहाँ f का तो क्या होता है मीटर में होता है, तो 1/f की बात करूँ तो 1 तो 1 ले लूँ, और f का मान कितना 0.5 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको हटाइएगा तो ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, अब भाग दीजिए तो 5 × 10 हो जाएगा, यानी कहने का तो कितना होगा 2 डायोप्टर आएगा इसका आंसर, है ना। प्लस में 2 डायोप्टर है क्या, प्लस में 2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर बात करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 75 में कहता है क्या एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वही 10 सेंटीमीटर फोकस दिया है, तो ए बराबर क्या होता है R/2 होता है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो दुगुना हो जाएगा ना, ए बराबर R/2, तो ए बराबर R/2, इसको भी देख लीजिए, ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया है 10 cm, है ना। तो ए बराबर हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला R/2 होता है, ए बराबर R/2 होता है ना, तो वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो इसके जगह पे 10 डाल दूँ, यहाँ R/2 डाल दूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 दूना 20 नहीं हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो R हो जाएगा, यानी R बराबर 20, यानी वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर बात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लिखा गया है ना, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अच्छा देखिए गौर, इसमें भी गड़बड़ देखिए, क्यों डिग्री दे दिया है, 0 डिग्री है भाई मेरे यहाँ कहने का तो क्या है 0 डिग्री दिया हुआ है, ये 0 डिग्री है, याद रखिएगा ये 0 डिग्री है, ये 450 यहाँ भी डिग्री होना चाहिए, यहाँ डिग्री है। देखिए कह रहा है क्या किसी एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर, देखो देखिए समतल दर्पण इसको बना देते हैं, है ना, इसको नीचे क्या कीजिए इसको पेंट कर देते हैं, है ना, नीचे पेंट है आप समझिए, ठीक है। अब क्या है कि कहता है प्रकाश की किरण क्या हो रहा है लंबवत पड़ती है, तो देखिए ये प्रकाश की किरण है, कह रहा है क्या कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, लंबवत बोले तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो बताइए तो कह रहा है क्या कि
आपतित होती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण किसको कहते हैं? परावर्तन कोण के बारे में जानते हैं हम लोग क्या? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए ये तो कहते हैं अभिलंब भी है और इसी पे प्रकाश की किरण आती है। तो जब लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है समतल दर्पण पे तो क्या होता है? परावर्तन के बाद उसी पथ पे लौट जाती है। तो बताइए अभिलंबे पर परा अभिलंबे पे लौट गया तो इसमें कहने का मतलब क्या होना चाहिए? इसमें तो हम लोग जानते हैं क्या, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें तो जिस पे आया उसी पे लौट गया तो परावर्तन कोण का मान क्या होना चाहिए? यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा कि यदि समतल दर्पण पे लंबवत प्रकाश किरण पड़ती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा, है ना। और आपतन कोण का मान भी 0 डिग्री होगा। आइए तो ऑप्शन नंबर इसका परावर्तन कोण का मान पूछा था, 0 डिग्री होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं क्या है। 76 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 77 को देखिए क्या है। 77 कहता है क्या, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अच्छा देखिए 12.5 सेंटीमीटर है ना, क्या दिया है? फोकस दूरी कितना है? 12.5 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो ये बराबर क्या हो गया? r/2 होता है। ये बराबर r/2। तो एफ का मान दिया है 12 कितना 5 बराबर कितना है? r/2। अब कहने का तो क्या उसकी वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो ये बराबर r/2 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम इसको करेंगे, यहाँ ए बराबर r/2 को थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा? ये 12.5 का दुगुना कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, अब 12 दूना 1 24, 12 दूना 24 1 25, यानी 25 हो जाएगा। एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, है ना, एक डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट, यानी 25 होना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर देखिए ऑप्शन में कुछ है क्या? 25.08 सेंटीमीटर, यही तो है। ये कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फिर बात करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? अच्छा देखिए कहता है क्या, एक बात हमेशा याद रहे, आप सैलून गए होइएगा, सैलून में क्या चारों तरफ मिरर लगा होता है और आपका जो है ना अनेकों का इमेज उसमें बनता रहता है। आप इधर देख रहे हैं, इधर इमेज बन रहा है, इधर इमेज बन रहा है, पीछे इमेज बन रहा है। तो वही कह रहा है क्या कि समतल दर्पण को यदि समानांतर रखा जाए तो कितने इमेज बनेंगे? तो अनंत इमेज बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, अनंत इनफाइनाइट इमेज बनेगा। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन को देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोकस दूरी वाला लेंस में कितनी, फोकस दूरी वाला लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? अच्छा देखिए इसको बनाना पड़ेगा, 4F इसका आंसर होगा, है ना। मतलब कहता है फोकस दूरी है लेंस की, तो कहता है फोकस दूरी वाला लेंस में वस्तु तथा वास्तविक कहता है कि फोकस दूरी वाला लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी न्यूनतम कितना होना चाहिए? तो ये 4F होगा। अधिकतम कहने का मतलब इससे ज़्यादा होगा अधिकतम, ठीक है ना। ये न्यूनतम की बात किया तो इसका ऑप्शन नंबर ये 4F करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? अच्छा कहता है यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा एक बात बताइए, इसको थोड़ा फिक्स करने दीजिए और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। कहता है यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अच्छा देखिए क्या उत्तल से, कहता है यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो तो उसके और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? अच्छा देखो जब बात है हम लोग क्या पढ़ें, ये 40 सेंटीमीटर का फोकस भी है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कहने का तो ऑब्जेक्ट को भी रखा है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? फोकस पे रखा है। तो हमको पता है कि याद है हमको रूल की, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है ना। उसका प्रतिबिंब जब वस्तु को फोकस पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, और जब अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। तो इसमें देखिए क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर 40 सेंटीमीटर फोकस है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो सभी दूरियाँ क्या होता है? ध्रुव से मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन तक कहता है सही कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना। अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। 81 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण बोला है, तो आइए इसको बनाते हैं। अवतल दर्पण को देख लीजिए क्या है, ये अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण का कह रहा है फोकस, तो फोकस कहने का मतलब क्या होगा? बीच में यहाँ पे फोकस होगा, थोड़ा और उठा दीजिए इसको, है ना, फोकस बीच में होगा। कहता है यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, या फोकस दूरी कहाँ पे, यहाँ पे मान लेते 25 सेंटीमीटर होगा,
यहाँ 25 सेंटीमीटर हो गया। इधर कहने का तो क्या हो जाएगा, यहाँ कहने का तो फोकस है तो यहाँ एफ हो जाएगा, तो यहाँ पे कहने का तो क्या, इसका दुगुना दूरी, यानी कहते इतना जितना यहाँ उतना यहाँ भी होना चाहिए, तो यहाँ पे वक्ता केंद्र हो जाएगा। तब बोला है क्या कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्ता केंद्र की दूरी क्या है। वाह, बहुत अच्छा बात है। फोकस से बोला है वक्ता केंद्र की दूरी क्या है, यानी यहाँ तो हमको पता है कि फोकस दूरी जो होता है वह क्या होता है, वक्ता त्रिज्या का, फोकस दूरी जो होता है वह तो वक्ता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 25 है, तो यहाँ भी 25 से ना होगा, हो इतना दूरी, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन इसका कौन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर देखते हैं क्या है। हाँ, 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दौरी लिखा गया है, यहाँ दूरी होगा। कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगी। अच्छा देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब से बोला है, एक बात समझिए क्या है। हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु के उसके वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, है ना। कहता है ऑप्शन कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु की उसके वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होनी चाहिए। तब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो उसका कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर कहते हैं शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का होगा। इसको आप बनाकर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि n बराबर 1.5 में, अच्छा कांच n बराबर, यानी n का अपवर्तनांक दिया है, तो कहता है कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ है, तो एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, अपवर्तनांक तो निकालना है ना, हो तो अपवर्तनांक इसको क्या करते हैं हम लोग अलग अलग निकाल देते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या करते हैं, अपवर्तनांक निकालना है। ये कह रहा है कि n बराबर कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। ठीक है ना, n बराबर, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि प्रकाश की चाल 2 × 10 की किसी माध्यम में दिया है 2 गुने का 10⁵ एक बात बताइए, ये n बराबर दे दिया है हमको, तो n बराबर हम लोग क्या जानते हैं, यानी n बराबर हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक, और प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं, और ये किसी माध्यम का दिया होता है, किसी माध्यम को यहाँ लिख देते हैं 2 × 10⁸ क्रॉस, यहाँ कहते क्या 1.5 दिया हो तो 1.5 डाल देते हैं। यहाँ क्या दिया है, n बराबर दिया हुआ 1.5, तो 1.5 यहाँ डाल दीजिए, 1.5 अरे भाई 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 1.5 आएगा, इसके बाद c, इसके नीचे कहने तो कितना होगा 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ कर देते। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 10⁸ हो जाएगा, है ना, 3 × 10⁸। इसके नीचे 1 छुपा होगा तो 1 से गुना करूँगा तो c हो जाएगा, यानी c हो गया प्रकाश की चाल, यानी क्या शून्य में, है ना, ये प्रकाश की चाल c निकल गया, है ना। अब इसके बाद क्या है निकालना, अब हमको निकालना क्या है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। फिर बोला है क्या कि प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो उस द्रव का था निकालिए। तो देखिए क्या है, वो जब कहने का मतलब n बराबर 1.5 दिया था, कब, जब ये कहने का तो प्रकाश की चाल किसी माध्यम में 2 × 10⁸ था तब। अब इसके बाद फिर कहने का तो दिया, तो इस द्रव का निकालना है, तो द्रव का निकालेंगे तो ये तो हमको पता चल गया सीखा, तो इस द्रव का अपवर्तनांक यानी n निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ हो जाएगा, है ना, 3 × 10⁸। अब बट्टा में फिर कहने का तो कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁸ हो जाएगा, तो 10⁸ से 10⁸ तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब इसको ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग डिवाइड करें तो कितना आ जाना चाहिए, 30 में डिवाइड करेंगे 25 से, इसको काटिएगा 5 से तो 5 × 30 होगा, इसको काटिएगा तो 50-25 होगा, इसको 1 पॉइंट कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए, 5 × 10 1.2 वाला ऑप्शन है, 1.2 यानी ये है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। 1.20 होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते क्या है। 83 का, हाँ 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 84 नंबर क्वेश्चन है ये, 84 नंबर क्वेश्चन है ये, देखिए 84 नंबर है। कहता है यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगी। तो देखिए समतल दर्पण में हमको पता है कि प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी होता है ना, तो बोला है कि 4 मीटर प्रति सेकंड से कहने का मतलब आप जाइएगा तो प्रतिबिंब का, तो इसमें क्या बोला है, तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर कितने, तो 8 मीटर प्रति सेकंड से हमारी तरफ आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका बी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्या है देखिए 85 कहता है कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उसका
वो विचलन कितना हो जाएगा। तो विचलन इसमें कहने का क्या मतलब है, विचलन बोलने का क्या मतलब उसको समझिए। कहता है कि प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, ठीक है, लंबवत आपतित होती है। तो दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान क्या होगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो होगा, ये ऑप्शन नंबर कहने का क्या मतलब होना चाहिए, तो 0 डिग्री ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। आइए विचलन का मान 86 कहता है क्या, एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अच्छा, कहता है एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। अच्छा, उत्तल लेंस के 40 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है, तो हमको पता है कि वस्तु दूरी हर एक लेंस में या दर्पण में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर होगा क्या, 40 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, कहता है एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब कहें तो वास्तविक बनता है, तो ये कहें तो वास्तविक क्या होता है, दर्पण के उस साइड बनेगा, यानी पॉजिटिव, यानी भी बराबर क्या हो जाना चाहिए, 40 सेंटीमीटर, ये भी हो गया, ठीक है। तब बोला है तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये पर हम लोग क्या जानते हैं, 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, किस लेंस फार्मूला होता है। तो इसको हम लोग पुट करना चाहेंगे, 1/v का 1/u तक आने का, तो देखो तो 1/v कितना है, 40, 1/40 डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ माइनस है, ये भी माइनस में है, तो कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा प्लस में, और 1/f हो जाएगा। अब करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 से हो जाएगा, है ना। अब इसका बटा पर के जोड़ बनाइए तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 1/f हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 2/40 हो जाएगा। अब कहने का तो 1/f हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2f बराबर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब यहाँ से f का जो मान निकाला जाएगा वो कितना होगा, 40/2 हो जाएगा, काटेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। यानी f का मान 20 होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या कि यदि आप कोण 60 डिग्री, कहता है यदि आपतन कोण 60 डिग्री है और अपवर्तन कोण 450 दिया है, नहीं सॉरी ये कहने तो गलती है, यहाँ 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। ये 450 नहीं है, वो 45 डिग्री है, ठीक है ना, 45 डिग्री यहाँ समझिए, ठीक है ना, 45 डिग्री। कहता है कि आपतन कोण क्या है 60 डिग्री और अपवर्तन कोण क्या है 45 डिग्री हो, तो अपवर्तनांक ज्ञात की। तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, sin i बाई sin r बराबर म्यू होता है, sin i बाई sin r, है ना, बाई sin r बराबर क्या होता है, एक म्यू होता है या कांस्टेंट इसको बोलेंगे, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। तो देखिए क्या करते हैं, sin i बाई sin r निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री की बात करूँ तो sin 60 ऊपर लिखाएगा ना हो, क्योंकि आपतन कोण 60 डिग्री है। इसके बाद परावर्तन कोण की बात करो तो कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो sin 45 नीचे लिखाएगा। अब इसके वैल्यू sin 45 लिखाएगा नीचे, है ना, sin 45 डिग्री नीचे लिखाएगा। तो sin 45 को नीचे लिखूँ तो sin 45 इसी तरीके से लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे 45 को, तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 √3/2 होता है ना, √3/2। और sin 45 कितना होता है 1/√2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा √3/2, यहाँ आ जाएगा। इसको सोल्व करो तो क्या होगा, √2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, भाग होगा तो। अब इसको काटेंगे तो यहाँ देखिए, एक दू का मतलब होता है 2 √2, मतलब √2 गुने √2। तो यहाँ कहने का तो क्या होगा, इसका मतलब √2 गुने √2 होता है ना, हो 1 2 का मतलब। तब इसको 1 √2 से 1 √2 कट गया, तो 1 √2 यहाँ बच गया। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या, √3/√2, है ना। इसका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, √3/√2 आना चाहिए, है ना, √3/√2। यानी ऑप्शन नंबर किस में है, ये किसी में नहीं है। यहाँ का कहने का मतलब क्या होगा, √3/√2 ये होगा ऑप्शन, ठीक है ना। यानी इसमें यदि ऑप्शन लगा दूँ, ये दिया नहीं था, √3/√2 होगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। इसमें रूट लगा करके, यानी इसमें ऑप्शन नहीं दिया था, नॉन ऑफ दिस रहता तो नॉन ऑफ दिस मार देते, लेकिन ये कहने का तो क्या होगा, √3/√2 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 87 के बाद 88 के बारे में बात करते हैं। कहता यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच n बराबर क्या दिया है, ये i.5 लिखा है, यहाँ 1.5 होना चाहिए, है ना। यहाँ क्या होना चाहिए, 1.5 होना चाहिए। n का मान जो होना चाहिए, यानी अपवर्तनांक जो होना चाहिए 1.5 में होना चाहिए। प्रकाश की चाल क्या होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है, c/, किसी भी मीडियम में, जिस मीडियम में आप ले रहे हैं। तो किसी में बोला है, कांच में बोला है, तो प्रकाश की चाल क्या होगा, तो c, कांच में बोल रहा है ना, तो कांच में, तो यहाँ कांच लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कांच में प्रकाश की चाल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 1.5 यहाँ दिया हुआ है। अब इसको सी, अब इसको कांच में कहने का तो क्या है, सो सी नहीं पता है, तो कांच में हम लोग को बात करना है कि कांच में क्या है। तो कांच को कहते हैं, यहाँ पर कांच लिखते हैं, बोला है ना कांच में,
बोला कि प्रकाश की चाल कांच में क्या होगा, ये ना, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच को कांच लिख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हटा देंगे तो नीचे हो जाएगा 10, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, इसको काटेंगे तो 2 बार में, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, कांच गुने 3 हो जाएगा, कांच गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। अब यहाँ से कांच की चाल निकालूंगा, कांच बराबर, तो कांच बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/3, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 2c ना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो तो 2c/3, तो 2c/3 ऑप्शन में है क्या, 2c/3 कौन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 2c/3 होगा, है ना, कांच में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 89 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है क्या कि यदि जल एवं कांच के निर्वात, अच्छा, जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है और 3/2 है। तो आइए इसको समझिए, देखिए इसका मतलब बोला है कि जल का बोला है, इसका मतलब क्या है कि ANW दे दिया हुआ है, कितना ANW दिया है 4/3। इसके बाद क्या दिया हुआ है, अगला कहता है क्या कि कांच के साथ बोला, यानी ANG दे दिया हुआ है, कितना दिया ANG, तो दिया हुआ है 3/2। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो क्या है, देखिए हमको निकालना कहती है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कहने का मतलब निकालना है WNG निकालना है। तो WNG की बात हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, ANG बटा हम लोग क्या लिखेंगे ANW, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ऊपर, और इसके नीचे कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये भाग में है तो ये गुना में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा नीचे, और मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, यानी 9/8 इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। यानी कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है कितना होगा, 9/8 होगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, कहता है क्या कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, ठीक ठीक। तो लेंस को वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर खिसका देने पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अच्छा, काफ़ी अच्छी बात है, उत्तल लेंस में बोला है हो, तो उत्तल लेंस की बात हम लोग करते हैं। तो ये देखिए उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का होता है हो, उत्तल लेंस, ठीक है ना। यहाँ बोला है क्या कि एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखी गई है, ठीक है। यानी ये बात तो क्लियर है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखी गई, तो यानी यू जो है वह कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। लेकिन फिर बोला है कि लेंस को वस्तु की ओर 15 सेंटीमीटर खिसका दिया जाता है। अब मान लेते हैं कि कहीं यहाँ पर रखा होगा 30 सेंटीमीटर दूरी पर, लेंस को 15 सेंटीमीटर इधर खसका लेते हैं, तो अब जो वस्तु की दूरी हो गया क्या हो जाएगा, -15 ही सेंटीमीटर ना बचेगा हो, है ना। आप कह रहा है कि एक वस्तु की 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस था, फोकस दूरी में कोई चेंज थोड़ी ना होगा, तो एफ जो होगा वो कितना हो जाना चाहिए, 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक बात याद रखिए, ये कौन सा है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का हमको पता है कि फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हर लेंस या मिरर में समय क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये ले लिए। अब इसके बाद कहा है क्या कि उसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब निकाल देते हैं, खिसका देने पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु के प्रतिबिंब की बात करते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, 1/v - 1/u बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1/f होता है। तो 1/v की बात करो तो पता नहीं, 1/v को रहने देते हैं। 1/u की बात करो तो यहाँ क्या माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/15 हो जाएगा। और 1/f की बात करो तो 1/30 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो तो 1/v बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/30 हो जाएगा, और माइनस में कितना 1/15 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करें तो 15-30 का एलसीएम कितना 30 हो जाएगा। अब करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा, माइनस 15 दूना 30, यानी कितना आ जाएगा 1/30 आ गया, यानी 1/v बराबर जो है कितना आ गया -1/30। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कहने का मतलब v बराबर हो जाएगा -30। तो -30 ये दर्शाता है कि इसका जो इमेज है वो क्या बना है, यानी इसी साइड बन गया है ना, माने जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ कहने का तो बन गया। यानी जो प्रतिबिंब जो बनना चाहिए वो कहने का मतलब क्या बनना चाहिए, वास्तविक तो कहने का मतलब उधर जा कर के बनता है, तो वास्तविक वस्तु से छोटा नहीं, वास्तविक और वस्तु से बड़ा, आभासी और वस्तु से छोटा, और आभासी और वस्तु, आभासी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार आवर्धन की बात करते थे, बराबर क्या होता है v/u होता है। तो v/u की बात करते तो v कितना है 30 है, और u की बात करते तो कितना है वो 15 है। यानी कहने का मतलब ये कट जाने के बाद जो है माइनस कट भी जाएगा, तो ये दोनों कट गया तो कितना होगा 2, यानी इसका जो होगा वस्तु से 2 आवर्धन करने तो 2 जो रिप्रेजेंट करता है क्या है, वस्तु से क्या है
15 आवर्धन 2 आया है, यानी कहने का मतलब जो है आभासी और वस्तु से छोटा, आभासी और वस्तु से बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए। आभासी पॉजिटिव कहने तो आ रहा है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो बना होगा आभासी और वस्तु से बड़ा बना होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी कहने का करेक्ट इसका होगा इस क्वेश्चन का, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर समझते हैं। 91 नंबर क्या कहता है? 91 नंबर कहता है क्या, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल से माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो स्नेल का नियम आपतन कोण के निम्नलिखित किस मान के लिए लागू नहीं होता है? हाँ, 0 डिग्री के लिए लागू नहीं होता है। स्नेल का नियम 0 डिग्री के साथ लागू नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। 92 नंबर क्या कहता है? एक को ससुरा एक लिख दिया है ना। एक गोलीय 2 से कहता है, एक गोलीय 2 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। अच्छा, एक गोलीय दर्पण से, यहाँ बोल सकते हैं कि एक गोलीय 2 नहीं, एक गोलीय दर्पण होगा यहाँ पे। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु की ओर जिस ओर वस्तु, तो आवर्धन क्या है? अच्छा देखिए क्या है देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है क्या कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। कहता है कि यदि प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अच्छा, कहता है क्या कि प्रतिबिंब 35 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है ना। यानी कहने का ये मतलब, यदि ये दर्पण है, ठीक है ना, ये दर्पण है तो यहाँ क्या होगा? पोल होगा, इधर फोकस होगा, यहाँ पे कहने का तो क्या है? ये सेंटर होगा। तो बोल क्या रहा है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है, तब प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है, तो जिस ओर वस्तु है, जिस ओर वस्तु यानी वस्तु मैंने यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ फोकस है, तो मान लेते कहाँ, यही फोकस है, यहाँ पे सेंटर है, तो इधर वस्तु रखा जाता है, तो बोला है कि उसी ओर बन जाता है प्रतिबिंब, तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट दूरी कहने का मतलब क्या दिया हुआ, ऑब्जेक्ट दूरी हमको u दे दिया है कितना? -5, ठीक है। और प्रतिबिंब दूरी भी कहें तो यहाँ ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि इसी ओर बन रहा है, तो 35 सेंटीमीटर, ये भी कहें तो 5 सेंटीमीटर। तो हमको पता है m बराबर कितना होता है? v/u होता है ना। हो इसमें कहते गोलीय दर्पण कह रहा है, तो देखिए v/u कहने का तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो अच्छा, यहाँ v/u तो ये मिरर दिया हो दर्पण के बारे में, तो -v/u होता है। हाँ, गोलीय दर्पण का आवर्धन सीधे कहा है, तो m बराबर क्या होता है? -v/u होता है। तो ये v कहने का मतलब कितना दिया हुआ? -35, तो -5 + 35 हो जाएगा। अब बटा में कहते तो ये माइनस में है, तो माइनस में इसको डाल दें तो कितना हो जाएगा? कट जाएगा, तो 7 × 5 = 35, यानी नेगेटिव में 7 आना चाहिए, है ना। -7 जो होगा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन क्लियर होगा इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है प्रकाश की चालें कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है ना। यदि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 4 लाख किलोमीटर हो तो प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा? अच्छा, ये तो काफ़ी इजी बात है भाई। इसके स्पीड का फार्मूला याद है तो बना दीजिएगा। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे, हिंदी में लिख देते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटा क्या होता है? समय होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो प्रकाश की चालें दिया हुआ है, तो चाल के जगह पर चाल को पुट कर दीजिए। 3 लाख है तो 3 लाख लिख दीजिए मेरे दोस्त, 3 लाख है और 0 डालिए, 3 लाख हो गया। किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसको लिख दीजिए किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। अब बराबर कितना दिया है? दूरी तो कितना है? तो दूरी कितना दिया है? 4 लाख दिया हुआ है ना, 4 लाख दूरी दिया हुआ, ठीक है, डाल दिए 4 लाख। अब बटा करने तो टाइम नहीं दिया, यही तो निकालने के लिए कहा है कि टाइम क्या होता है। टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टी लिख देते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा? टी से इसको गुना करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख, हाँ 3 लाख हो गया। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड टी हो जाएगा यहाँ पे, तो टी के उसको लिख देते हैं। इसको करेंगे तो सीधे 4 हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा ना, 2 4 4 लाख हो गया। अब कहने का तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे टी का, तो कितना हो जाएगा? 4 लाख। अब बटा कहने का तो 3 लाख, 2, अब बटा हो जाएगा 3 लाख, 2 4 1 और 0, 4 5 0 से 5 0 कैंसिल हो गया, है ना। 5 को से 5 को 0 कैंसिल हो गया तो 4 आ गया, ये तो कितना हो गया? 4/3 बच गया। तो 4/3 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट। अब इसके बाद कितना? 4/3 ऑप्शन में दे लेते हैं, 4/3। अब वहाँ देखिए किलोमीटर पर सेकेंड था तो सेकेंड में ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ किलोमीटर पर सेकेंड है, सेकेंड है, तो यहाँ सेकेंड में ऑप्शन होगा, यानी 4/3 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। आइए 93 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग 94 नंबर को देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए। 94 की एक पदार्थ पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है।
यदि परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत है तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, ये मान लेते हैं क्या है कि प्रकाश कहने का तो इस पर क्या 60 डिग्री के साथ, ये कहने का मतलब क्या 60 डिग्री के आपतन कोण के साथ क्या होता है, आपतित होता है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 60 डिग्री का कोण बना, तब बोला है क्या इधर के अंदर जब 60 डिग्री के साथ आपतन कोण है तब परावर्तन कोण भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। ये आई हो गया तो ये आर हो गया, ठीक है। अब बोला है क्या है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत है, तो लंबवत की बात करते हैं तो अपवर्तित किरण क्या होगा। देखिए ये कहने का मतलब हम लोग इधर जो बनाते हैं ये कहने का क्या मतलब होगा, ये अपवर्तित किरण हुआ। तब बताइए अपवर्तन कोण बनाने के लिए हमको क्या, अपवर्तन कोण बनाने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, है ना। तो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्शन एंगल होगा। रिफ्रैक्शन यानी बोले तो अपवर्तन को अपवर्तन यानी यहाँ क्या बोलेंगे अपवर्तन, अपवर्तन अपवर्तन कोण, है ना। ये जो बनेगा यहाँ क्या बनेगा अपवर्तन कोण, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल इसको बोलेंगे। तो ये कोण की बात, ये बोला है क्या कि ये क्या है परावर्तित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ये दोनों एक दूसरे पे कितना है 90 डिग्री पे है, लंबवत है। ये कितना है लंबवत है। तब बात करते हैं कि यदि ई स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे बने सभी, यानी ये सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पर बनी सभी कोणों का योग कितना होता है 180। तो यहाँ जो ई कोण ई कोण ई कोण ई कोण सब मिला के कितना 180। तब बताइए ई कोण 60 गो और 90 गो कितना हो गया 150 गो। तो ये वाला नहीं पता तो पूरा 80 होता है 180 होता है, तो ये मिला के 150 हुआ। तो घटा लेंगे 180 में से 150 तो कितना होगा 30, यानी आर जो होगा रिफ्रैक्टेड एंगल का मान जो होगा वो कहने तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाना चाहिए। तब हमको पता अपवर्तनांक बराबर क्या होता है साइन आई बाई साइन आर होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है, बराबर मी होता है ना हो। तो साइन आई का मान कितना हमको पता है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पे, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और नीचे की बात करें कितना होगा साइन 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 30 का मान कितना 1/2 होता है। तो 1/2 इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा √3/2 हो जाएगा, और ऊपर करने तो 2 चला जाएगा बटा 1 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी सीधे √2 बचेगा ना। तो √2 ऑप्शन में है क्या, कहीं पे नहीं है, ये √2 इसमें कहीं पे है ये नहीं है। इसको हम लोग काटना चाहें ये सॉरी गड़बड़े हो गया, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये 2 से 2 कट गया तो √3 ना बचा हुआ, ये √3 है, तो √3 ऑप्शन में है कहीं पे क्या, ये 1/√3 है, सीधा कहते तो 3 होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो कहने का तो ये करेक्ट है, साइन आई बाई साइन आर। एक बार फिर से देख लिए, साइन आई है तो साइन 60 डिग्री हो गया, अब बटा में कितना हो गया साइन 30 डिग्री हो गया। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, और साइन √3/2 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। इसको सोल्व करें तो √3/2 और उस पर चला जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1, तो काटेंगे 2 से 2 करें तो √3/1 होगा, यानी √3 इसमें ऑप्शन ही नहीं होगा। इसको √3 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, है ना। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यदि √3 होगा दिया तब, है ना, नहीं तो नहीं नहीं तो नॉन ऑफ दिस इसमें रहता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 95 नंबर क्या कहता है, कहता है प्रकाश एक माध्यम से जिनका अपवर्तनांक n1 है, दूसरी माध्यम में जिनका अपवर्तनांक n2 है, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर क्या होगा। तो क्या होगा देखिए, तो साइन आई बाई साइन आर की बात कर रहा है, तो इसका क्या साइन आई बाई साइन आर क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वह n2/n1 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि एक तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के लंबवत 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा। अच्छा वक्रता त्रिज्या के बराबर है, तो जो कहने का मतलब ये जो है 1.5 वो आकार भी कहें तो उतना ही रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 97 नंबर, कहता है यदि सूर्य प्रकाश की किरण, यानी सूर्य प्रकाश की किरण बोलेंगे, यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा। वाह काफ़ी ईजी है, देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण आ रहा है, ठीक है ना, तो दर्पण पे कहने तो पड़ेगा। अब क्या है उसको समझिए, ये पोल होगा, यहाँ कहते पेंट किया हुआ समझिए। कहता है कि सूर्य प्रकाश की किरण या सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रहा है, तो समानांतर आएगा तो स्वाभाविक है फोकस होकर जाएगा, क्या यहाँ पे फोकस होगा। और कह रहा है कि दर्पण से आपतित हो रहा है और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, है ना। तो यहीं पे कहें तो ऑब्जेक्ट भी रखा होगा तब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। अच्छा प्रतिबिंब कह रहा है क्या कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या का बात किया है ना, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या
क्या होगी। तो यहाँ देखिए हमको पता है कि प्रकाश की परावर्तन क्या बोलते हैं, समानांतर आती है तो फोकस होकर गुजरती है, तो गुजरेगा तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कहा है क्या कि प्रतिबिंब बनेगा। तो जहाँ मिलेगा वही ना कहें तो प्रतिबिंब बनेगा, तो मिलेगा तो प्रतिबिंब क्या बोला कि वक्ता त्रिज्या क्या होता है, यहीं पे मिलेगा। तो वक्ता त्रिज्या जो होना चाहिए क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, वो कहने का मतलब वक्ता त्रिज्या 60 होना चाहिए। दर्पण की वक्ता त्रिज्या क्या है, क्योंकि फोकस का 2 गुना होता है वक्ता त्रिज्या, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए, डी करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 60। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सॉरी 97 के बाद 98 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब बनता है, ये प्रताप लिखा गया, प्रतिबिंब बनता है तो क्या बनता है, तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा हमेशा के लिए आभासी बनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। 99 नंबर क्या कहता है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वायु में 1 के बराबर होता है ना। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु में क्या होता है, तो 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। इसके बाद 99 100 तक तो हो ही गया था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।